वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के G2 कनेक्ट प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। G2 कनेक्ट बाहिमी नेटवर्किंग और बाहिमी बातचीत की सहूलत के साथ कारोबार और सनत की मदद की एक है मुनफरिद कोशिश। मगरबी बंगाल दौरे के दूसरे दिन वजीर दाखिला अमित शाह आज 3 बीघा का करेंगे दौरा। BSF के जवानों से भी करेंगे बातचीत। अमित शाह कोलकाता में मुनक़िद होने वाले सकाफती प्रोग्राम मुक्ति मातिका में भी लेंगे हिस्सा। बंदरगाह जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में करेंगे नेशनल सागरमाला कॉम्प्लेक्स कमेटी की मीटिंग की सदारत। कमेटी सड़क और रेल राब्ता प्रोजेक्टों से जुड़ी बंदरगाहों की तरक्की, तीर्थी जेटी और इनलैंड वाटरवेज की तरक्की का भी लेगी जायजा। ओडिशा के 18 अजला में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। खलीज बंगाल में मुमकिन समुद्री तूफान के सबब NDRF और रियासती दस्ती टीमें की गई हैं तैनात। भारत के दौरे पर आए इटली के वजीर खारजा आज वजीर खारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। बाहिमी मफादात के इलाक़ाई और कसीर जोहती उमूर पर होगा ख्यालात का तबादला। इतालवी वजीर खारजा का सनत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से भी मिलने का है प्रोग्राम। खेलों में IPL में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस होंगे मद्दे मुकाबिल। कल खेले गए दिलचस्प मैच में दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से दी शिकस्त। और केदारनाथ धाम के दरवाजे खुले। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे। अकीदतमंदों के लिए किए गए हैं खुसूसी इंतजाम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के G2 कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक आलमी तंजीम है जो दुनिया भर में जैन कम्युनिटी को जोड़ती है। G2 कनेक्ट बाहिमी नेटवर्किंग और ज़ाती बातचीत के जरिए कारोबार और सनत में मदद करने की एक कोशिश है। G2 कनेक्ट 2022 का इनेकाद पुणे में 6 से 8 मई तक किया जा रहा है। ये कारोबार और मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर कई सेशंस पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गंदम की फ़राहमी, स्टॉक और बरामदात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। PM मोदी को मुताल्लिक़ मसाइल पर तफसीली मालूमात फराहम की गई। उन्हें मार्च अप्रैल 2022 के महीनों में फसल की पैदावार पर शदीद गर्मी की लहर के असरात के बारे में भी बताया गया। इजलास में गंदम की खरीदारी और बरामद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आलमी मंडी में भारत की ज़राई पैदावार की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोदी ने हिदायत दी कि मेयार के उसूलों और मेयारात को यकीनी बनाने के लिए तमाम लाजमी इक़दाम किए जाएँ ताकि भारत ग़िज़ाई अनाज और दीगर ज़राई पैदावार के शोबे में मज़ीद तरक्की कर सके। वज़ीर आज़म ने शोबे के आला हुक्काम से किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। PM मोदी को मौजूदा बाजार की शरहों के बारे में भी बताया गया जो किसानों के लिए काफ़ी हद तक सूदमंद हैं। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर, काबीना सेक्रेटरी, खुर्दनी अशिया और तक़सीम आमा शोबे और महकमा ज़राअत के सेक्रेटरियों ने शिरकत की। और भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आए इटली के वज़ीर ख़ारजा लोगोए डिमायो आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 फरीक़ी बातचीत करेंगे। दोनों लीडरान नवंबर 2020 में वर्चुअल समिट में शुरू किए गए कार्रवाई मनसूबा 2020-24 के निफाज की पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे और बाहिमी मफादात के इलाक़ाई और कसीर फरीक़ी उमूर पर भी ख्यालात का तबादला करेंगे। इटली के वज़ीर ख़ारजा सनत और तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे और एक बिजनेस राउंड टेबल की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इतालवी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से 2 फ़रीक़ी ताल्लुक़ात के सभी जहतों पर तबादला ख्याल करने और गहरी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का मौका मिलेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और BJP लीडर अमित शाह आज अपना
दौरा मगरबी बंगाल के दूसरे दिन कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह शुमाली बंगाल के करीब कूच बिहार जिले में 3 बीघा का भी दौरा करेंगे। अमित शाह BOP झकाबरी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कोलकाता में मगरबी बंगाल के BJP मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और रियासती ओहदेदारों के साथ भी मीटिंग करेंगे। अमित शाह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में वजारती सकाफत के जेर एहतमाम मुक्ति मातृका प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। सकाफती प्रोग्राम यूनेस्को के जरिए इंसानियत के अनमोल सकाफती विरसे की फहरिस्त में बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल करने और 2021-22 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की 7 साला तकरीबात के पस मंजर में मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की कई रियासतों में पड़ रही शदीद गर्मी के पेश नज़र लू बंदोबस्त और मानसून के ताल्लुक से तैयारियों का जायजा लिया। इसमें महकमा मौसमियात और कौमी आफात बंदोबस्त अथॉरिटी के अफसरान ने मुल्क भर में मार्च से मई तक रहने वाले बुलंद दर्जा हरारत के बारे में जानकारी दी। रियासतों और मरकज़ के जेर इंतज़ाम इलाकों को रियासत, ज़िला और शहर की सतह पर पहम कार्रवाई के तौर पर लू कार्रवाई मनसूबा तैयार करने की सलाह दी गई। जनूब मगरबी मानसून की तैयारियों के ताल्लुक से रियासतों को सलाह दी गई कि वो सैलाब से निमटने के लिए तैयारी करें। कौमी आफात बंदोबस्त दस्ते को भी सैलाब के खतरे वाली रियासतों में तैनाती का मनसूबा तैयार करने के लिए कहा गया। वज़ीर आज़म ने लू से लोगों को मरने से बचाने और आग के वाक़यात को रोकने के लिए हर मुमकिन तदबीर करने को कहा। उन्होंने मानसून के पेश नज़र पीने के पानी की दस्तियाबी और इसके मेयार पर नज़र रखने के निज़ाम के बारे में भी हिदायत दी। इन सभी तदाबीर के लिए मरकज़ और रियासती एजेंसियों के दरमियान मौसर तालमेल की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मीटिंग में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म के मुशीरों, काबीना सेक्रेटरी और उमूर दाखिला, सेहत और जल शक्ति की वजारतों के सेक्रेटरियों और कौमी आफात बंदोबस्त अथॉरिटी, महकमा मौसमियात और कौमी आफात बंदोबस्त दस्ते के डायरेक्टर जनरल ने भी शिरकत की। इस बीच ओडिशा की हुकूमत ने खलीज बंगाल में मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र रियासत के कम से कम 18 अजला के कलेक्टरों को अलर्ट किया है। महकमा मौसमियात को अभी तक इस मुमकिना समुद्री तूफान की सही सिमत का पता नहीं लग सका है और फिर भी रियासती हुकूमत समुद्री तूफान से पैदा होने वाले हालात से निमटने की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रियासत के खुसूसी राहत कमिश्नर ने कल एक मीटिंग में ज़िला कलेक्टरों से अपने अपने ज़िले में नशेबी इलाकों और समुद्री तूफान की सूरत में लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए पनागाहों का पता लगाने की हिदायत दी। इस दौरान रियासती इंतजामिया ने लोगों से किसी अंदेशे के पेश नज़र खरीदारी करने से बचने के लिए कहा है, क्योंकि इससे ज़रूरी अशिया की जमाखोरी में इजाफा होगा, नतीजतन कीमतें भी बढ़ेंगी। और नाजरीन, आलमी शोहरत याफ्ता केदारनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह पूरे रस्म व रिवाज के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर के अहाते में मौजूद थे। केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खुलने के साथ ही 4 धामों में से 3 धामों की यात्रा अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद थे। चौथे धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे 8 मई को खुलेंगे। दूसरी तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दरवाजे पहले से ही 3 मई को खुल चुके हैं। कोविड के दौर के बाद इस बार तकरीबन 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा मुकम्मल तौर पर शुरू हुई है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी NSAC की मीटिंग की सदारत करेंगे। NSAC बंदरगाहों पर मबनी तरक्की, सागरमाला प्रोजेक्टों के लिए पॉलिसी जाती हिदायत और रहनुमाई और इसके निफाज का जायजा लेने वाली चोटी की कमेटी है। कमेटी सागरमाला प्रोग्राम के साथ सड़क और रेल राब्ता प्रोजेक्टों से जुड़ी बंदरगाहों की तरक्की, तैरती जेटी और इनलैंड वाटरवेज की तरक्की का भी जायजा लेगी। भारत ने आलमी इदारे सेहत के कोविड अमवात के तखमीने पर गहरा एतराज़ जाहिर किया है और कहा है कि इसके लिए मुनासिब तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेहत और कुंबा बहबूद की मरकजी वजारत ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने आलमी इदारे सेहत के कोविड अमवात के तखमीने के रियाजी मॉडल और उसके नताइज पर अदम इत्तफाक जाहिर किया है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस्तेमालशुदा मॉडल्स और डेटा के तरीक़ाकार की दुरुस्तगी मशकूक है। साथ ही भारत ने कहा है कि हम सरकारी चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा के ताल्लुक से अपने एतराज़ को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखेंगे। इसके साथ ही भारत ने आलमी इदारे सेहत के जरिए ममालिक को टायर 1 और
टायर 2 ज़ुमरे में रखने के लिए इस्तेमाल किए गए मेयारात और मफरूज़ों में तजादात की निशानदही भी की थी और भारत को टायर 2 ममालिक के ज़ुमरे में रखने की बुनियाद पर भी सवाल उठाया था। 17 रियासत की बुनियाद पर डेटा जारी करने पर भारत ने कहा है कि 17 रियासतों का इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि आलमी इदारे सेहत का काम वबा से निपटने में मदद करना है, ना कि मुसलसल अदाद-ओ-शुमार मांगना। भारत ने कहा है कि आलमी इदारे सेहत डेटा के बारे में शफाफ नहीं है। ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट प्रोसेस के नंबर को ना मान के अजम्पशंस के बेस के ऊपर, और जो अजम्पशंस हैं वो छोटे देशों पे लागू हो सकती हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, इतनी डाइवर्सिटी वाला देश और इतने स्ट्रॉन्ग डेटा सिस्टम वाले देश के लिए लागू करना वो गलत है। इसलिए हमें बहुत दुख हुआ कि WHO ने भारत सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी और बहुत हाई लेवल पे भी बात करने के बावजूद भी उन्हीं नंबर्स को फिर रिलीज़ किया है। ये ठीक बात नहीं है। जो है ऑथेंटिक नहीं है और उसके 3 मेन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे भारत देश में एक बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कई सालों से, कई डिकेड से चला आ रहा है, और वो जो RGI का सिस्टम है उसमें हर एक जो डेथ होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ये भी देखा गया कि ये बड़ा रोबस्ट और इफेक्टिव सिस्टम है। WHO ने इस डेटा को ना नज़र में रखते हुए, ना देखते हुए अपनी ये रिपोर्ट निकाली है, जो ठीक नहीं है क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है। WHO ने जो मॉडलिंग की है वो उन्होंने हेर से एविडेंस पे और जो न्यूज़पेपर में या मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसको लेके अपने मॉडलिंग डेटा निकाला है, जो साइंटिफिक भी नहीं है, एविडेंस बेस्ड भी नहीं है, और उसके कारण ये इतना डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। अगली खबर, मारूफ दवासाज कंपनी फाइजर ने IIT मद्रास रिसर्च पार्क कैंपस मैंगबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। ये एशिया में अपनी नौयत का मुनफरिद इदारा है। इसके ज़रिए तलबा, साइंसदान और सरकर्दा स्टार्टअप्स तमाम अकादमियों और सनतों को बाहिमी ताउन से फ़रोग़ देने में मददगार साबित होंगे। has set up its global development drug development center at Chennai near Taramani in the IIT Research Park. This is the first of its kind. I am told that it is the first of its kind in Asia. Tamil Nadu has always contributed to such research, and such multinational companies setting up a research global drug research development thing is not only they will develop API, the cost of drugs can come down, new molecules can be detected. Research is always required. और इत्तलात और नशियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की सकाफती विरासत को महफूज करने और उसे मुसलसल आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट और नेशनल फिल्म म्यूजियम पुणे के अहदेदारों के साथ अलग अलग जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का क़याम हुकूमत के इसी तस्वुर पर मबनी है। उन्होंने कहा कि 2016 में 597 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस मिशन का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ ज़बानों में बनने वाली फिल्मों को बेहतर तरीके से महफूज करना है, जिसके लिए 363 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर सिनेमा के रेस्टोरेशन और डिजिटलाइजेशन का काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत के गुमनाम हीरोज को पहचान देने के लिए भी काम कर रही है। मोदी जी का ये सोच भी है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने और आगे बढ़ाने का, संरक्षण करने को प्राथमिकता देते हैं, और फिल्में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ये 2016 में जिस तरह से इसकी लॉन्च की गई, 597 करोड़ पे इसकी लागत आएगी, और उसमें से भी रिस्टोरेशन के लिए कल ही हमने तय किया है कि 363 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 5,900 से ज़्यादा ऐसी शॉर्ट फिल्म, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सबको जहाँ पे प्रिजर्व करने की बात है वहीं पे रिस्टोर करने की भी बात हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी रिस्टोरेशन की बात की जाए, कंजर्वेशन की बात की जाए, डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, तो भारत फिल्म आर्काइव्स की कर रहा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सहाफ़त की तालीम के बावकार इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC नई दिल्ली ने सहाफ़त में तहसील इल्म, तालीमी वसाइल और तहक़ीक़ी सरगर्मियों में इश्तराक के लिए याददाश्त मफ़ाहमत पर दस्तखत किए हैं।
मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और IIMC के DG प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने मफाहमत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़त के कोर्सेज़ को हम एक दूसरे से मिलकर डिज़ाइन कर सकते हैं। PhD का मुश्तरका वेंचर हो सकता है, यानी एक ही तालिब इल्म 2 असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करते हुए एक निहायत ही बेहतरीन तहक़ीक़ सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी पहल में उर्दू यूनिवर्सिटी मुकम्मल ताउन करेगी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि मानो एक बड़ा इदारा है, हमारे तलबा जिन्होंने यहाँ उर्दू जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है वो आगे चलकर मानो में अपना PG कोर्स कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए हदबंदी कमीशन ड्यूटी की हदबंदी के हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत किए। इसमें असेंबली की 7 सीटों का इजाफा मुतवक्का है। क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 असेंबली सीटें होंगी। हदबंदी के अमल के दौरान हदबंदी कमीशन को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के बाद कमीशन ने सिफारिश की है कि कम अज़ कम 2 अराकीन को बेघर हुए कश्मीरी कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर से बेघर होने वाले अफराद के नामज़द अराकीन के तौर पर नुमाइंदगी दी जाए। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों में यकसा अंदाज में हर लोकसभा के साथ 18 असेंबली सीटें रखी हैं। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर रियासत के सभी 20 ज़िलों को 3 ज़ुमरों में बांटा है, जिसमें A ज़ुमरे में पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका, ज़ुमरा B में पहाड़ी और फ्लैट इलाके, जबकि C ज़ुमरे में मैदानी इलाके और नशेब और फ्लैट एरिया शामिल हैं। भारत ने 3 अमन मंसूबों के लिए अपनी रज़ाकाराना माली मदद के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के सरबराह जैन पेरे को $6,51,361 की माली मदद दी है। इस माली मदद का मकसद समाज के कमज़ोर तबक़ात के लिए कानून बनाना, अमन के अलमबरदारों के खिलाफ जराइम का डेटाबेस तैयार करना और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के तवस्सुत से अमन और सलामती के एजेंडे को नाफिज करना है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एजेंसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद देने के तईं अपनी अहद बस्तगी ज़ाहिर की है। और अक़वाम मुत्तहिदा रेड क्रॉस सोसाइटी का यूक्रेन के मारूफ बंदरगाही शहर मारियोपोल और एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट से शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए अपना तीसरा ऑपरेशन जारी है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 ऑपरेशन के तहत तकरीबन 500 शहरियों को बहिफाजत वहाँ से निकाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यह उम्मीद भी ज़ाहिर की कि रूस और यूक्रेन के बाहिमी ताउन से इंसानी बुनियाद पर शहरियों को लड़ाई से महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर सैकड़ों अस्पतालों और दीगर इदारों को तबाह करने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों की वजह से हमारे डॉक्टर कैंसर के इलाज के लिए लाजमी अद्वियात की किल्लत की वजह से सर्जरी करने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं। ब्रेव यूक्रेन बरतानवी फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरक़ी और जनूबी यूक्रेन में बहुत से मकामात पर बुनियादी एंटीबायोटिक्स अद्वियात की भी कमी थी, ताहम यूक्रेन इन हालात का पूरी बहादुरी से सामना कर रहा है। यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में रूस का फौजी ऑपरेशन किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान मारियोपोल से शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के दौरान एज़ोस रेजिमेंट की तरफ से जारी एक वीडियो में जुमेरात को एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट को शदीद गोलाबारी से निशाना बनाया गया। काबिल ज़िक्र के ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों यूक्रेनी शहरी इस स्टील प्लांट में मौजूद ज़ेर ज़मीन बंकरों में बुरी तरह से फंस गए थे। इसी दौरान ड्रोन फुटेज में एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट से धुएं के गुबार उठते हुए देखे गए हैं, जबकि रूसी अफवाज महसूस शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए लड़ रही है। यूक्रेन की तरफ से रूसी अफवाज को सख्त मज़ाहमत का सामना है। वहीं मारियोपोल में अक़वाम मुत्तहिदा का शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान स्टील प्लांट को शदीद धमाकों ने हिला कर रख दिया। जुमेरात को वस्ती शहर अलाद में एक हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या इसराइलियों की यौम आज़ादी का जश्न मनाने के दौरान पेश आया। इसी सिलसिले में पुलिस को शुबा है कि ये एक दहशतगर्दाना हमला मालूम होता है और हमलावरों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, जो बज़ाहिर जाए वक़ू से फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुश्तबा अफराद ने हमले को अंजाम देने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया। इस दौरान टेलीविजन पर इलाद के मेयर ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो घर के अंदर ही रहें जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेज तफ्तीश में मसरूफ हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस वाक़े से कबल मगरबी किनारे में हमलों में अब तक 15 अफराद को हलाक किया जा चुका है, जिनमें 3 पुलिस अफसरान और एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। महलूकीन में ज़्यादातर आम शहरियों को निशाना बनाया गया है।
रुख करते हैं खेल के मैदान का। IPL 2022 के 50वें मैच में सनराइजर हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 186 रन ही बना पाई और मैच हार गई। हैदराबाद के लिए निकोलस पुरन ने 34 गेंदों में 62 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। इनके अलावा एडन मार्करम ने 25 गेंदों में 42 रन बनाए। दिल्ली के लिए खलील अहमद सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। शार्दिल ने 2 विकेट झटके। इन दोनों के अलावा नवतेज और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला। IPL 2022 के 51वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने रहेंगे। इस सीजन में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफर मायूस कुन रहा है। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में से मुंबई की टीम सिर्फ एक में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि गुजरात की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 8 में जीत मिली है। आज देखना दिलचस्प रहेगा कि मुंबई की टीम अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं। ये बात अब साफ हो गई है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात फ्रेंचाइजी प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। और अब नजर डालते हैं उर्दू के अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जारी, नवंबर में इलेक्शन का इम्कान, असेंबली की सीटें 90 करने, कश्मीरी पंडितों के लिए 2, SC के लिए 7 और ST के लिए 9 सीटें रिजर्व करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, ये है इनकलाब से, और ये सुर्खी जो हमने इनकलाब से ली है वो है हरियाणा से। हरियाणा के करनाल से 4 खालिस्तानी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। असला और धमाका खेज सामान इन चारों के पास से बरामद किया गया है। तीसरी खबर का रुख करेंगे हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। हिंद फ्रांस बाहमी ताउन को बुलंदी अता करने का फैसला किया गया है। मोदी और मैक्रोन मुलाकात में अहम शुबों में 2 तरफा शराकतदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई है। अगली खबर भी बाहमी ताल्लुकात को लेकर है, और ये भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही है, और ये खबर है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिंद और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ। ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बाहमी तालमेल और ताउन करने के अपने अहद का इजहार किया है। अगली खबर जो हमने ली है वो अखबार मशरक से है, और वह है 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिजली की सब्सिडी रजाकाराना तौर पर होगी केजरीवाल सरकार। तो नाजरीन, आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियों का हमने जायज़ा लिया, और अब आगे बढ़ते हैं मौसम के मिजाज की तरफ। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की।
जो भारत में